Good morning. So last lecture we have completed discussion about motion along straight line या फिर motion in one dimensions. आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज मोशन इन ए प्लेन या फिर मोशन इन टू डायमेंशंस. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन. तो मोशन इन ए प्लेन में से कोई भी कंसेप्ट पढ़ने से पहले यहाँ पे हमें एक को छोड़ के ज्यादा डायरेक्शन से रिलेटेड डिस्कशन करना पड़ता है. मतलब प्लेन जो है वो मोर देन वन होते हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन का कंसिडरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है. इसलिए हम स्टार्ट में ही यहाँ पे स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे. ठीक है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स यानी कि मोशन इन ए प्लेन का फर्स्ट पार्ट बनता है जिसमें हमें स्केलर्स एंड वेक्टर्स इंट्रोड्यूस करके दिए. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा स्केलर, जिसके बारे में कुछ भी हमें डिस्कस नहीं करना है, बस यहाँ पे डिफाइन करेंगे एंड उसको छोड़ देंगे. बेसिक जो रूल्स है, जो भी कंसेप्ट है, वो हम रिलेटेड टू वेक्टर्स पढ़ेंगे. ठीक है, स्केलर मतलब बनेगा अ फिजिकल क्वांटिटी which can be described completely by its magnitude and units. मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या है एंड यूनिट कौन सा है, इसके ऊपर क्वांटिटी के बारे में अगर हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उस टाइप के क्वांटिटी को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी. जैसे कि मास है, स्पीड है, डिस्टेंस है, वॉल्यूम है, एरिया है, ईटीसी. बट उसके अगेंस्ट जब बात वेक्टर्स की आएगी तो वेक्टर्स में क्या होता है कि हमें मैग्नीट्यूड तो लगता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ वहां पे क्वांटिटी से रिलेटेड डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है. इतना होने से क्वांटिटी वेक्टर नहीं बनती है, उसको जो है लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है, एंड फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. मतलब आगे जो है हम वेक्टर से रिलेटेड जो रूल्स पढ़ेंगे वो बनेंगे वेक्टर के अलजेब्रा के लॉ. तो वो भी फॉलो अगर हो रहे हैं तो उस टाइप की क्वांटिटी को हम कंसिडर करेंगे कि क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो इस तरह से जो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ये एग्जांपल हो गए वेक्टर क्वांटिटी के. तो नाउ ऑनवर्ड जो भी हमारा डिस्कशन स्केलर वेक्टर रिलेटेड चलेगा उसमें हम बेसिक फोकस वेक्टर के ऊपर ही रखने वाले. ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा. ठीक है, तो जनरली वहां पे दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन होंगे. एक होगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि फोर्स है तो अल्फाबेट जो क्वांटिटी को डिनोट करते वो लिखेंगे एंड उसके ऊपर जो है हम इस तरह का एरो अप्लाई करेंगे. ठीक है, एंड दूसरा होता है ग्राफिकल या फिर हम उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. अब जैसे कि आपको बोला गया है कि बॉडी जो है ए से निकल के बी की ओर टुवर्ड जा रही है, तो बॉडी का अगर हमें डिस्प्लेसमेंट शो करना है तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट एक लाइन कनेक्ट करेंगे एंड वहां पे इस तरह से एरो ड्रॉ करेंगे. जहां पे क्वांटिटी जा रही है वो हेड बनेगा, जहां से क्वांटिटी स्टार्ट हुई थी वो टेल बनेगा. ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसकी कुछ खास ज्यादा जरूरत हमें टॉपिक में नहीं पड़नी है. रिप्रेजेंटेशन के बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी आती है दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. जो दो वेक्टर्स होते हैं उनके बिटवीन का एंगल हमें कंसिडर करना है. ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट पढ़ना क्यों है, क्योंकि देखो कॉमन केस है कि एक वेक्टर को सपोज इस तरह से रिप्रेजेंट किया है एंड दूसरा वेक्टर जो है वो सेम ही टाइप का है बट उसको रिप्रेजेंट करते टाइम सपोज इस तरह से रिप्रेजेंट किया है. दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एंगल है थीटा, यहाँ पे एंगल है थीटा. तो हम एंगल कंसीडर करते टाइम यहाँ पे एंगल को डायरेक्ट थीटा कंसीडर करेंगे या फिर यहाँ पे एंगल को डायरेक्ट थीटा कंसीडर करेंगे.
तो दोनों केस करेक्ट है, दोनों केस रॉन्ग है। इनको समझने के लिए एक सिंपल कंडीशन आपको याद रखनी है कि जब भी दो वेक्टर के बिटवीन का एंगल हम मेजर करेंगे तो वहां पे हमें मेजर करना है स्मॉलर एंगल between the vectors when they are placed tail to tail. यानी देखो ये फर्स्ट डायग्राम में जो है दोनों वेक्टर की टेल टू टेल ही रिप्रेजेंट किया है, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। और इसमें दो एंगल होंगे दो वेक्टर के बिटवीन, एक ये भी एंगल होगा θ1 एंड ये भी एंगल होगा θ2। लेकिन हमें कौन सा एंगल कंसिडर करना है कि दोनों में से जो छोटा होगा स्मॉलर होगा, यानी ये जो एंगल है वो θ2 रहेगा बिटवीन टू वेक्टर्स। सेम कंडीशन यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो हमें पहले ये वेक्टर जो है वो एक दूसरे के टेल टू टेल ऐसे ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये फर्स्ट वेक्टर है तो सेकंड वेक्टर का टेल इसके साथ इस तरह से अगर इंसिडेंट हो रहा है तो ये केस बनेगी। तो अब जाके ये एंगल अगर थीटा था तो ये दो वेक्टर के बिटवीन का ये एंगल जो है वो 180 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, तो ये एंगल जो है दोनों के बिटवीन का स्मॉलर एंगल हो गया एज कम्पेयर टू दिस एंगल, यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए हमें ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें बस क्या करना है, हर बार टेल टू टेल कनेक्ट करना है उनको एंड दोनों में से जो भी स्मॉलर एंगल होगा वो हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अभी आगे कुछ वेक्टर के टाइप्स है जो मैं बस हेडिंग लिखता हूँ और ओरल एक्सप्लेन करता हूँ, आपको लिख के देने की ऐसी जरूरत नहीं है, सिंपल कंडीशन है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें फर्स्ट वन आता है दैट इज इक्वल वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को इक्वल कब कंसीडर करेंगे, अगर उनका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ये दोनों भी अगर सेम है, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी अगर सेम है फॉर टू वेक्टर्स, तभी हम उसको कंसीडर करेंगे कि दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर्स है। ठीक है, अब इक्वल वेक्टर से रिलेटेड एक पॉइंट आता है कि मेनी केसेस में हमें वेक्टर को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो अ वेक्टर remains same if we translate it parallel to itself without rotating। मतलब एक वेक्टर को सपोज एक यहाँ पे था तो इसको उठा के मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो ये सारी केसेस में जो है ये वेक्टर का जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा अगर मैं उसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यही पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर को अगर एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो इट रिमेन्स अनचेंज, फक्त वहां पे कंडीशन है उसको रोटेट नहीं करना है, क्योंकि रोटेट कर दिया फिर उसकी डायरेक्शन एंड एवरीथिंग सब कुछ क्या होगा वहां पे चेंज हो जाएगा। इसलिए इतनी केयर हम लेंगे, गिवन वेक्टर्स को रोटेट नहीं होने देना है। विदाउट रोटेटिंग अगर उनकी पोजीशन हम चेंज कर पाए तो गिवन वेक्टर में कोई भी चेंज अकर नहीं होगा। उसके बाद में आएगा निगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, कंडीशन होती है कि मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन जो होती है वो एग्जैक्टली अपोजिट होती है। दो वेक्टर्स अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है तो उसको हम नेगेटिव वेक्टर कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन के अलोंग या फिर एक दूसरे को पैरेलल एक्ट होते हैं। अब कोलिनियर में कुछ वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में एक्ट होंगे वो पैरेलल बनेंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होंगे वो बनेंगे एंटी पैरेलल। तो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इस तरह के दो टाइप के कोलिनियर वेक्टर्स हैं। उसके बाद में को इनिशियल वेक्टर्स, मतलब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा मतलब क्या होगा, जिनकी टेल एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगी वो बनेंगे को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद में आएंगे कॉन्करेंट वेक्टर्स। अब कॉन्करेंट वेक्टर्स का मतलब ये होगा
कि इन बिटवीन वो एक पॉइंट के ऊपर जाके इस तरह से कोई इंसिडेंट हो रहा है, इधर स्टार्ट हो रहा है या फिर एंड हो रहा है, कोई भी कंडीशन चलेगी तो वो बनेगा कॉनकरेंट। उसके बाद में आएगा कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस मतलब जिनका टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट सेम है, मतलब अगर इस तरह के वेक्टर एक पॉइंट के ऊपर आके एंड होते हैं तो वो बनेंगे कोटर्मिनस वेक्टर। उसके बाद में कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होगा कि वेक्टर जो है अगर एक प्लेन में है, लाइंग इन सिंगल प्लेन, उसको बोला जाएगा कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, तो उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट टाइप हो गए वेक्टर के, एंड बाकी जो है यूनिट वेक्टर को हम अलग से देखेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हर एक टॉपिक के फॉर्मूले में वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम डिफाइन करेंगे अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड या फिर सिंगल मैग्नीट्यूड इन गिवन डायरेक्शन। वेक्टर है मतलब डायरेक्शन होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें हर बार क्या करना है, जो भी क्वांटिटी है इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा, कैप एंड फॉर्मूला होगा कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। मतलब हर एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेम वेक्टर को सेम क्वांटिटी से मतलब सेम मैग्नीट्यूड के क्वांटिटी से डिवाइड अगर कर रहे हैं तो रेशियो तो ऑलवेज 1 आएगा। बट न्यूमरेटर में डायरेक्शन की तो 1 को डायरेक्शन भी रहेगी, इसलिए ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमें सब मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक में ये नियर अबाउट रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह से ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, जिसमें और एक पॉइंट आएगा नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर इसका मतलब होगा मैग्नीट्यूड जीरो, मैग्नीट्यूड रहेगा जीरो एंड डायरेक्शन रहेगी आर्बिटरी मतलब इनडिफिनाइट, मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आर्बिटरी डायरेक्शन में अगर ये एक्ट हो रहा है तो ये बनेगा नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। इसका रीजन ये है कि जैसे हम बोलते हैं कि दो क्वांटिटी के एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर चाहिए, तो उसका एक कॉमन स्टेटमेंट ये होगा कि दो क्वांटिटी के सब्सट्रैक्शन के बाद में जो क्वांटिटी मिलती है वो भी वेक्टर चाहिए। तो जनरली अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इनके मैग्नीट्यूड की सम अगर जीरो आ रही है तो मुझे जीरो को भी वेक्टर बोलना पड़ेगा, इसलिए ये नल वेक्टर की कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे कि आपको बोला गया है कि पार्टिकल जो है ओरिजिन से निकला, घूम फिर के ओरिजिन के ऊपर आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया, उसको हम नल वेक्टर बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और ये जीरो वेक्टर से रिलेटेड आईएमपी पॉइंट ये है कि अगर हम जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर में ऐड करेंगे तो हमें सेम वेक्टर मिलेगा। अगर हम किसी भी स्केलर नंबर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो वेक्टर मिलेगा, एंड अगर हम जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हम जीरो वेक्टर वहां पे डिराइव कर सकते हैं। मतलब सिंपल मैथ्स के जो रूल है, जीरो प्लस एनीथिंग इज एनीथिंग, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो वो सारे के सारे एज इट इज यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। अब टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर का अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में क्या होगा, पहले एडिशन होगी, बाद में सब्सट्रैक्शन होगी एंड मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि डिवीजन तो वेक्टर का हम करते नहीं मतलब आपके लिए तस्वीर कि कैसे करना है अभी तक हमें मालूम नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वेक्टर की एडिशन से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक टर्म आएगी दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या होता है, ये वर्ड हम जो है पूरे सिलेबस में मेनी टाइम्स यूज करने वाले हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है इसका मतलब होता है अ वेक्टर which represents net effect of two or more vectors.
in magnitude and direction. मतलब जितने सारे वेक्टर की हम एडिशन कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, तो उनका नेट इफेक्ट अगर एक सिंगल वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, गिवन वेक्टर। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है वेक्टर अलजेब्रा में देखेंगे एडिशन को, और एडिशन के लिए जो बेसिक रूल है कि वेक्टर जो है वो सेम टाइप की हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं। मतलब वेलोसिटी वेक्टर में वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर में फोर्स वेक्टर, एक नेचर के वेक्टर को हम ऐड करेंगे, डिफरेंट नेचर है तो उनकी एडिशन नहीं हो सकती। ठीक है, ये नॉर्मल केस है। अब ये वेक्टर के एडिशन करने के बेसिक यहाँ पे 3 रूल्स होते हैं। एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आ गया, उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड थर्ड वन होगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तीनों लॉ जो है बस ये थ्योरेटिकली दिए इसलिए हम पढ़ते थे, लेकिन इनका सिलेबस में कोई एप्लीकेशन नहीं होता है। हमें मालूम है कि दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट अगर फाइंड करना है तो हमें जो है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर दो वेक्टर का एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर हमें फाइंड करना है तो उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। ये तीनों मेथड से जो है बस हम डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हमें डायरेक्शन फाइंड करने रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही नहीं है, तो हम यही एक फॉर्मूला रहेगा जिसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हमें दो वेक्टर दिए हैं एंड उनके बिटवीन, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इस तरह से है, ये ए वेक्टर है एंड ये दूसरा बी वेक्टर है, तो अभी इनके एडिशन करने के बाद जो भी रिजल्टेंट है वो सपोज हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, जनरली इनकी ए वेक्टर एंड यहाँ पे बी वेक्टर इस तरह की एडजस्टमेंट करते, फिर ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये मिलता है, दैट इज आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ, मतलब पहले वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा उसके लिए रिलेशन होता है tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंडीशन। तो एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड बस ये दो ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है बस वो थ्योरेटिकल बातें थी, टॉपिक डिटेल में पढ़ते थे तब लगता था, अभी कुछ काम नहीं उसका। अब यहाँ पे एडिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। अब कम्यूटेटिव मतलब क्या, जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करती है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैन बी रिटन एज बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसको हम बोल रहे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। उसके बाद में वेक्टर की जो एडिशन होती है वो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करती है, मतलब ये एसोसिएटिव भी है, यानी कि क्या होगा कि ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दिया जाएगा, तो हम उसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बस ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया वेक्टर के एडिशन का पार्ट, और इसमें आपको याद रखना है कि जो वेक्टर का सेम टाइप होते हैं उनको ही हम ऐड करते हैं, बाकी एडिशन नहीं होती है। अब इसको भी मतलब इससे रिलेटेड भी कुछ आईएमपी पॉइंट अगर वो ध्यान में रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगी, कि जो हमें अभी अभी फॉर्मूला मिला है रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, उसमें अगर हमें बोला जाता है कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, यानी ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर है, तो उस केस में जो रिजल्टेंट होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट इज ए प्लस बी। यानी कि दो वेक्टर अगर एक डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं तो हम उनको डायरेक्ट एडिशन करते हैं, जैसे ऐड कर देंगे, कोई वेक्टर की कंडीशन वहां पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं। उसी तरह से अगर थीटा 180 डिग्री आता है, मतलब ए एंड बी आर
एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है, तो उस केस में उनका रिजल्टेंट सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, which is given by a minus b। मिनिमम वैल्यू जो है वेक्टर की which is given by a minus b। एंड थर्ड केस, अगर वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्रीज द एंगल बिटवीन देम, तो इस केस में जो r की वैल्यू है वो r मैक्स से कम होती है एंड r मिनिमम से ज्यादा होती है, ठीक है। एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, r इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो मैक्सिमम टाइम्स यही कंडीशंस होती है, इनको छोड़ के अगर एंगल दिया तो हमें मालूम है फॉर्मूला कौन सा है, r इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। अगेन आपको अगर क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू f, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स इज सेम एंड उनके बिटवीन का एंगल अगर थीटा है, तो उस केस में अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा बाइसेक्ट करेगा दो वेक्टर को, दो वेक्टर के बिटवीन जो एंगल थीटा था उसको वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा एंड वहां पे जो रिजल्टेंट रहेगा उसका मैग्नीट्यूड बनेगा 2f cos ऑफ थीटा बाय 2, यानी अल्फा एंगल मेड बाय रिजल्टेंट कितना होगा, बाइसेक्ट करेगा मतलब थीटा बाय 2 होगा। तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा टाइम बचेगा, और नहीं भी लर्न करेंगे तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इट्स ओके, जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो भी हमें आंसर्स मिलने वाले। अगेन अगर हमें बोला गया है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है, तो उसके लिए कंडीशन होगी कि, मतलब ये कंडीशन फॉर रिजल्टेंट टू बी 0, रिजल्टेंट वेक्टर 0 होने के लिए क्या कंडीशन है वो हम देख रहे हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स मस्ट बी सेम, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होंगे, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की और एक केस आएगी कि ऑल वेक्टर्स मस्ट फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगॉन। वेक्टर्स को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे क्लोज्ड पॉलीगॉन फॉर्म होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए हमें स्पेस ही नहीं बचेगा, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो रिजल्टेंट ऑफ और रिजल्टेंट टू बी 0 इन केस ऑफ कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मतलब जो एक ही प्लेन में होते हैं, तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड विल बी 3। मतलब रिजल्टेंट को 0 बनाना है और वहां पे कोप्लेनर वेक्टर है, तो इस तरह के मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर लगेंगे, जिससे क्या होगा, वहां पे उनका रिजल्टेंट 0 लगेगा, ठीक है। एंड उसकी रिलेटेड स्टेटमेंट आएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, जिसकी वजह से रिजल्टेंट 0 बनेगा, वो रहेंगे 4, ठीक है। तो मिनिमम 4 वेक्टर्स लगेंगे, अगर वो नॉन कोप्लेनर है तो उनका रिजल्टेंट 0 बनाने के लिए। एंड उसके बाद में
ये तो नॉर्मल केस है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी जीरो। जिनका मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं है तो उनका रिजल्टेंट, अगर ऐसे दो वेक्टर है तो कुछ भी कर लो वो कभी भी सिमिलर नहीं रहेगा, वो ऑलवेज डिफरेंट रहेगा। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमें बोला गया है कि n कोप्लेनर वेक्टर्स है which are equal in magnitude, then their resultant will be zero if arranged at equal angle। मतलब हमें वेक्टर्स गिवन है, मैग्नीट्यूड उनके सेम है एंड कोप्लेनर है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस केस में उनके बिटवीन का एंगल अगर सेम है, इक्वल है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें रिलेशन यूज करना पड़ेगा थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाय n, वेयर n इज द नंबर ऑफ वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स। यानी कि जैसे n अगर 2 है, दो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनके बिटवीन का एंगल अगर 180 बना देंगे तो रिजल्टेंट 0। इस तरह से कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर गिवन है तो वहां पे हमें उनके बिटवीन का एंगल इक्वल बना के उनका रिजल्टेंट 0 मिलता है। एंड एंगल फाइंड करने के लिए हमें इस प्रोसेस को, मतलब ये फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब जैसे वेक्टर एडिशन होती है, वेक्टर के एडिशन के साथ साथ उसी सिमिलर प्रोसेस आती है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर की सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, जो s इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करते थे, वो बनेगा माइनस ऑफ 2ab cos ऑफ थीटा। तो बस इतना चेंज यहाँ पे हमें करना है। एंड जो रिजल्टेंट के साथ में एंगल निकालते थे tan अल्फा, वो बनेगा b sin थीटा अपॉन a प्लस था, यानी ये बनेगा a माइनस b cos ऑफ थीटा। मतलब हर बार cos थीटा के साथ में जो साइन थे, पहले प्लस है एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में उनको ही हम माइनस कर रहे हैं, बाकी पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस ऑकर नहीं होंगे। If two vectors have equal magnitude, तो हमने देखा था एडिशन में उनका रिजल्टेंट होता है 2f cos ऑफ थीटा बाई 2, बट सब्सट्रैक्शन करेंगे तो उसका रिजल्टेंट बनेगा 2f sin ऑफ थीटा बाई 2। सब्सट्रैक्शन इसलिए साइन, एडिशन का कौन था, कॉस था, एंड रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा वो थीटा बाई 2 नहीं रहेगा, वो बनेगा 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से ये कंडीशन चेंज होती है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत एग्जांपल हमने पहले भी सॉल्व किए थे, एंड अभी जो है कंसेप्ट का रिवीजन चल रहा है, बस सॉल्व एग्जांपल आपको एज यूजुअल लेक्चर के बाद में एक बार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में कंडीशन आती है रोटेशन ऑफ वेक्टर की। वेक्टर को रोटेट करेंगे तो वहां पे क्या होता है, पूरा का पूरा वेक्टर मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, सब में चेंज होता है। जैसे हमें बोला गया है कि पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो रहा है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, तो हमने 1D में देखा था, उसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग 2r sin थीटा बाई 2। उसकी सिमिलर अगर हमें बोला जाएगा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये कब है, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करता है, तो वहां पे जो चेंज इन वेलोसिटी है वो बनेगी 2v sin थीटा बाई 2। यानी वेक्टर को अगर हम रोटेट करेंगे तो वेक्टर मैग्नीट्यूड में भी, डायरेक्शन में भी क्या होता है, चेंज होता है। अगर हम उसको एक दूसरे को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो उस केस में जो है हमें वेक्टर से रिलेटेड कोई भी चेंज वहां पे कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट आती है, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड करने की प्रोसेस। वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड करने की प्रोसेस, और उसमें याद करो कि हम जो है
वेक्टर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं इन इनफाइनाइट वे। लेकिन हम जब सिलेबस स्टडी करेंगे तो हम सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कंसीडर करेंगे। रेक्टेंगुलर मतलब जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर आपको कोप्लेनर बोला है तो उनके नंबर रहेंगे 2। एंड अगर आपको नॉन कोप्लेनर या फिर नॉन प्लेनर बोला है तो उनके नंबर रहेंगे 3। लेकिन हमें मैक्सिमम टाइम्स ये कोप्लेनर या फिर नॉन कोप्लेनर इनके बारे में डिस्कशन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी वेक्टर गिवन है, ये एक्स एक्सिस से ये वाई एक्सिस है एंड ये ओरिजिन से थीटा इतने एंगल से एक्ट हो रहा है। तो उस केस में हमें अगर ये गिवन वेक्टर ए के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं तो एक कंपोनेंट हम फाइंड करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट आता है अलोंग वाई एक्सिस। तो उसके लिए याद रखना है कि थीटा का जो भी एडजेसेंट कंपोनेंट रहेगा उसमें ऑलवेज कॉस की टर्म रहेगी रिजल्टेंट के साथ। एंड जो थीटा के एडजेसेंट छोड़ के रिमेनिंग कंपोनेंट रहेगा वो बनेगा ए एंड उसके साथ में साइन थीटा रहेगा। यानी इधर कौन आ रहा है ए कॉस थीटा, इधर कौन आ रहा है चलो ऑडियो आई कैप का मतलब होगा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब होगा यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, जेड के कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, एंड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हमें कैलकुलेट करना है हमें स्क्वायर रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ठीक है, ये प्रोसेस वहां पे बस क्या करनी है अप्लाई करनी है। ठीक है, इस तरह से हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिजोल्यूशन करते हैं और उसके कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये अगर सपोज एक्स एक्सिस है, उसके बाद में ये अगर वाई एक्सिस है एंड इधर एक्ट होने वाला ये अगर जेड एक्सिस है,
और कोई भी वेक्टर यहाँ पे दिया है हमें जो एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा, वाई के साथ में बीटा एंड जेड के साथ में गामा इस तरह के एंगल बना रहा है, तो उस केस में एक रिलेशन हमें यहाँ पे याद रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, तीनों वेक्टर्स मतलब तीनों एंगल्स तीनों एक्सिस के साथ में। एंड इसी को अगर हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू होता है 2। ठीक है, थ्योरेटिकली ये इक्वेशंस रिमेंबर करेंगे एज इट इज। क्वेश्चन में अगर कहीं पे दिख रहा है तो ये एज इट इज रिलेशन लिखना है, उसको सॉल्व करने की कंडीशन नहीं है। तो इस तरह से ये जो वेक्टर्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं और उनको ऐड करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद में वेक्टर रिलेटेड नेक्स्ट प्रोसेस हमें पढ़नी है, दैट इज उसका मल्टीप्लिकेशन। एंड मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट, और इसमें हम पहले पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट होगा। अब इसमें क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, स्केलर को रिप्रेजेंट किया जाएगा डॉट, तो इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन बनेगा ए बी कॉस थीटा। ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसमें जो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ये कम्यूटेटिव होता है, यानी कि अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखेंगे तो भी इसकी वैल्यू अनअल्टर्ड सेम रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, उसके बाद में ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दिया है, इट कैन बी सिंप्लीफाइड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। मतलब नॉर्मल हमारी जो अलजेब्रा के रूल्स होते हैं तो इस तरह से अप्लाई होंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन होगी कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, पैरेलल मतलब थीटा 0 रहेगा, अगर थीटा 0 है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें मिलेगा ए बी। अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है मतलब थीटा दोनों के बिटवीन अगर 90 है तो इसका मतलब वहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 बन जाए। इसलिए अगर आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप या फिर के कैप डॉट आई कैप, इस तरह से यूनिट वेक्टर जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है उनका अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, एंड 180 होगा तो बस माइनस आएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, वो नॉर्मल केस। सपोज हमें बोला गया है कि दो वेक्टर से उनको रिप्रेजेंट किया गया है इस तरह से, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। एंड अगर हमें इनको मल्टीप्लाई करना है यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है तो डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यानी कि हमें क्या करना है, आई कैप के कंपोनेंट का आई कैप के कंपोनेंट के साथ, वाई कैप के कंपोनेंट का वाई कैप के साथ, जे कैप के कंपोनेंट का जे कैप के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब स्केलर की तरह नेक्स्ट आता है दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट में बेसिक डिफरेंस ये है कि स्केलर प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो स्केलर होता है एंड वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर होता है। अब यहाँ पे भी अगर हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन बनेगा ए बी साइन थीटा, सॉरी इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी दोनों के बिटवीन डॉट नहीं होगा, क्या होगा, क्रॉस होगा, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे भी बोला जाता है। एंड यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते टाइम कॉस की जगह पे साइन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया गिवन वेक्टर का। अब क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट के बाद में रिजल्टेंट जो मिल रहा है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको याद रखना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मतलब ये वेक्टर है और ये वेक्टर जो रहेगा इसकी डायरेक्शन रहेगी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
ये दोनों वेक्टर के प्लेन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट एक्ट होता है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल जो है वो यूज करके हम गिवन वेक्टर के रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या होता है एक्स वाई एंड जेड। इसमें अगर हम इस तरह से जाएंगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा। एंड इसमें अगर हम क्लॉकवाइज आएंगे मतलब इस तरह से आएंगे तो उस केस में ये जो है वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। यानी कि देखो अगर हमें आई कैप क्रॉस जे कैप करना है तो आई कैप क्रॉस जे कैप मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इक्वल्स टू कौन होगा के कैप। देन हमें अगर जे कैप क्रॉस के कैप करना है तो वो बनेगा आई कैप, एंड के कैप क्रॉस आई कैप करना है तो वो बनेगा जे कैप। लेकिन सीक्वेंस को उल्टा कर देंगे मतलब जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो वो माइनस ऑफ के कैप हो जाएगा, के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो वो माइनस ऑफ आई कैप हो जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो वो माइनस ऑफ जे कैप बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है डायरेक्शन चेंज होती है। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव रहेंगे एंड अगर क्लॉकवाइज आएंगे तो नेगेटिव रहेंगे, एप्लीकेबल फॉर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इसमें भी सिमिलर केस, अगर दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है मतलब थीटा 0 है तो उनके प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू 0 बनती है, ठीक है। उसके बाद में अगर ये थीटा 90 है तो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है एंड ये बनेगा इक्वल्स टू ए इंटू बी। एंड दोनों भी केस में जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। अगेन दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अगर हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो उसके लिए हमें पहले एक डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा जिसका फर्स्ट रो बनेगा आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो होगा ए एक्स ए वाई ए जेड, थर्ड रो होगा बी एक्स बी वाई बी जेड। एंड उसके बाद में हमें ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन के बाद में हमें जो भी क्वांटिटी मिलेगी उसमें भी आई कैप जे कैप के कैप में एक रहेगा, मतलब इसका जो सिंप्लीफिकेशन रहेगा वो भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब डिटर्मिनेंट को कैसे सिंप्लीफाई करना है यू नो वेरी वेल, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन टू फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। दो वेक्टर गिवन है और उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में न्यू वेक्टर मिल गया, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, हो गया आंसर। उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम में अगर कैलकुलेट करना है एंड उसके लिए आपको बोला है कि ये जो पैरालेलोग्राम है इसकी दो साइड जो है वो वेक्टर से रिप्रेजेंट की हमने एज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और उन दोनों के बिटवीन का एंगल थीटा है। तो उस केस में ये जो एरिया बनेगा पैरालेलोग्राम का ये कैलकुलेट करने के लिए हम पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, बाद में उसका मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है तो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा एरिया ऑफ द पैरालेलोग्राम, ठीक है। उसकी सिमिलर कंडीशन अगर हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल की केस में बोला है कि अगेन सेम केस है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये दो साइड्स ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस केस में एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, बस जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा उसको हाफ करना है तो ये बनेगा एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल।
एंड इसमें और एक केस आती है कि अगर इफ पैरालेलोग्राम is represented by diagonal vectors, then area is, मतलब अभी डायगोनल जो है वो हमें वेक्टर के फॉर्म में गिवन है, साइड्स गिवन नहीं है, तो उस केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो बनेगा 1/2 इंटू d1 वेक्टर क्रॉस d2 का वेक्टर। तो क्वेश्चन में अगर इस तरह की केस आ गई तो देखो प्रोसेस वेक्टर की है, लेकिन कब क्या अप्लाई करना है वो आप विदाउट कंफ्यूजिंग इसको अप्लाई करेंगे तो एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। एंड वेक्टर से रिलेटेड वन मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब कि हमें तीन वेक्टर है, तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो उसका इक्वेशन होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। एंड इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें फिर से डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में आई कैप जे कैप के कैप नहीं होगा, पहला वेक्टर उसके कोएफिशिएंट, देन ये दूसरे वेक्टर के, तीसरे वेक्टर के, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिलेगा। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए रहेगा। एंड ये जो है उसका स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है कि ये वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपिपेड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपिपेड। तो इसमें आपको याद रखना है कि अगर ये वॉल्यूम 0 आ गई तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर ये कोप्लेनर थे, क्योंकि पैरालेलोपिपेड तो 3 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन उसकी वॉल्यूम 0 आ रही है, मतलब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में थे। तो स्पेसिफिकली वो कोप्लेनर वेक्टर है या नहीं है, यही फाइंड करने के लिए हमें जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अप्लाई करना पड़ता है, अदरवाइज इसका कुछ खास दूसरा यूज नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर, वेक्टर रिलेटेड आपको बस इतना ही थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसको देखना है, रिवाइज करना है, एंड उसके बाद में मॉड्यूल में अराउंड 70 सॉल्व एग्जांपल्स गिवन है रिलेटेड टू वेक्टर। तो आप पहले थ्योरी प्रिपेयर करेंगे, रिटर्न एंड वॉइस नोट सेंड करेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इंस्ट्रूमेंटल एरर, 1 डायमेंशंस पूरा एंड 2 डायमेंशन के वेक्टर का, एंड उसके बाद में जो 70 सॉल्व एग्जांपल है उनको आप हर एक एग्जांपल सॉल्व नहीं करेंगे बट देख लेंगे, एंड सॉल्व करने की सीक्वेंस आपको मालूम है, 3 में से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब अराउंड आपको 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व करने रिलेटेड टू वेक्टर। अब बाद में जो होगा मोस्टली ने प्लेन के सिलेबस में तो ये वेक्टर के एप्लीकेशंस रहेंगे, जैसे कि वेक्टर के एप्लीकेशन में नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे जिसमें आ रहा है एक्चुअल में मोशन इन प्लेन, मतलब बॉडी जो है अभी प्लेन में ट्रैवल करेगी, प्लेन में मतलब एरोप्लेन नहीं, जैसे कि 1D में क्या था, एक तो हॉरिजॉन्टल जा रही है, हॉरिजॉन्टल जा रही थी, बाद में वर्टिकल जा रही तो वर्टिकली जा रही थी, तो यहाँ पे बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में अपनी मोशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेगी। तो उस केस में इसका जो सिंप्लीफिकेशन है करते टाइम हमें वेक्टर के रूल्स फाइनल स्टेप में अप्लाई करने पड़ते हैं, एंड पहले जो है बस हम 1D को इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब एकदम सिंपल कंसेप्ट होती है कि जो हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, यही इक्वेशन एप्लीकेबल रहेंगे। जैसे कि हमें बोला गया है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बॉडी को हमने थीटा इतने एंगल से प्रोजेक्ट किया था, उसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी, उसको एक्सेलरेशन दिया था, तो टी इतने टाइम इंटरवल के बाद में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब 1D में जो क्वेश्चंस थे वही सिमिलर क्वेश्चंस रहेंगे। बट हमें क्या करना है, हर बार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस मोशन को दोनों एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर लेना। पहले एक्स एक्सिस की बात चलेगी तो u को हम सिर्फ यू एक्स लेंगे, a को हम सिर्फ ए एक्स लेंगे, तो इनको अप्लाई करेंगे तो हमें वी एक्स मिलेगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी,
हमें वी एक्स का स्क्वायर मिलेगा यू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू एक्स, एंड डिस्प्लेसमेंट मिलेगा x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। यानी कि देखो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट एक्स एक्सिस की हम यहाँ पे ले रहे हैं। उसी तरह से पूरा प्रोसेस रिपीट होगा। जब वाई एक्सिस की बात आएगी तो u को रिप्लेस करके हम सिर्फ यू वाई लेंगे, a को रिप्लेस करके हम सिर्फ ए वाई लेंगे। तो उस केस में जो वी वाई बनेगा वो बनेगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस ए वाई इंटू टी, एंड वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। यानी कि अगेन यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन एक ही एक्सिस का लेना है। मतलब देखो हम पढ़ रहे 2D, तो इस 2D का कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो हम पहली स्टेप में क्या करेंगे, इस 2D को दो दो 1D बना देंगे। फिर रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल के बाद में जो भी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, एक बार वो आ गई तो जो वेक्टर में हमने देखा था वो अप्लाई करके, जैसे मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए तो मैं वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का रूट इनको ऐड कर दूंगा। क्यों ऐसे? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। अगर मुझे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए मैं रूट ऑफ फिर से एक्स के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट प्लस वाई के अलोंग के डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर कर दूंगा, एंड पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मोशन इन ए प्लेन में हमें कोई भी अलग कंसेप्ट नहीं पढ़नी है। जो 1D में पढ़ा है, जो वेक्टर में पढ़ा है, वही सारी बातें हैं, बस हमें यहाँ पे अप्लाई करके जो भी अननोन क्वांटिटी है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। बस वेक्टर की कंडीशन अप्लाई करके यहाँ पे मोशन को सिंप्लीफाई किया जा रहा है। तो मोशन इन प्लेन में अलग कोई कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे लिख के देने ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल मिलेंगे। तो अराउंड आपको 100 तक, मतलब 75 से 100, 30 एग्जाम्पल्स मिलेंगे मोशन इन प्लेन के। और ये मोशन इन प्लेन आईएमपी टॉपिक है। लास्ट 3 ईयर से कंसिस्टेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है ईच एंड एवरी एग्जाम्पल पे। तो आप ये 30 के 30 क्वेश्चन कंपल्सरी फिर से सॉल्व करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ पे 3 आउट ऑफ 1 नहीं, 1 बाय 1 ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है रिलेटेड टू मोशन इन प्लेन। क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट सिमिलर है, बस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है उसके लिए आपको एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करके देखने पड़ेगा। अगर टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलता है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मोशन इन ए प्लेन। एंड इस एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। नीट वाले प्रोजेक्टाइल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको मोशन इन ए प्लेन पे देना है, इसलिए 30 एग्जांपल्स कंपलसरी सॉल्व करो। 2 टाइम करो, 3 का टाइम करो, लेकिन आज के आज इनको कंप्लीट करो। ठीक है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले आपको प्रोजेक्टाइल मतलब क्या होता है मालूम है। ठीक है, एनी बॉडी थ्रोन इन द स्पेस and which moves only under the influence of gravity, उसको हम बोलेंगे एज ए प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है बेसिकली ये 2D है, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन है। एंड इसमें जो होता है बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल, ऐसे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती है, एक अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। उसके बाद में जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है इन द स्पेस उसको हमने ट्रैजेक्टरी बोला है। ठीक है, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल जब भी मूव करेगा तो वहां पे हम एयर रेजिस्टेंस, देन अर्थ का रोटेशन, उसके बाद अर्थ का कर्वेचर, ये सारे इफेक्ट निगलेक्ट कर देंगे। एंड एक ही इफेक्ट वहां पे कंसिडरेबल होगा, दैट इज अर्थ की ग्रेविटी। अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ के वहां पे कुछ भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। यानी सिंपल केस क्या होती, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में सपोज इस तरह का हम एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ले रहे हैं ओ। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जिससे हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये बना ओ, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस पॉइंट से जब हम प्रोजेक्टाइल को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्टाइल ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है जिसका पाथ ये पैराबोलिक होता है। तो ये जो थीटा बना, थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल से बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया था वो बना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। उसके बाद बॉडी को प्रोजेक्ट करते टाइम हमें वेलोसिटी भी देनी पड़ेगी।
इसलिए v बनेगी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कंडीशन क्या होती है, देखो आईएमपी पॉइंट याद रखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ए एक्स ऑलवेज 0 होता है एंड ए वाई इज इक्वल्स टू जी होता है। तो ये भी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, बॉडी अपवर्ड जाएगी, इसलिए हमें इसको माइनस लेना पड़ेगा। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ऑलवेज हम रिप्लेस करेंगे यू कॉस थीटा से, क्योंकि हमें यू एंड थीटा के फॉर्म में डेटा दिया जाएगा, एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बनेगा यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशंस अगर हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें जो है 1 बाय 1 डेटा मिलता रहता है। जैसे कि हमें अगर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए vx, तो ये ऑलवेज इक्वल्स टू ux रहेगा, u cos थीटा रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। उसके अगेंस्ट मुझे अगर vy चाहिए तो ये u sin थीटा माइनस gt बनेगा। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल में ऑल टाइम एप्लीकेबल है, किसी भी केस को वो तो ये इक्वेशंस वहां पे अप्लाई होंगे। तो फाइनली अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, वही वेक्टर का रूल, इसको वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर करेंगे, यानी कि v अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड एडिशन के बाद में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलता है यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन में अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो हम वहां पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें सेम वेलोसिटी टाइम के जगह पे इन टर्म्स ऑफ हाइट फाइंड करने के लिए बोला है, तो वहां पे बस काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है हमें चेंज करके इन टर्म्स ऑफ एच वाला लेना पड़ेगा। वहां पे अगेन वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स बनेगा, जो यू कॉस थीटा रहेगा, एंड जो वी वाई की केस है वो वी वाई इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। आगे इनकी रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर करके रूट में इनको ऐड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी अननोन वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट बोलेंगे या फिर एट एनी टाइम बोलेंगे, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें सेम वे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बनेगा u cos थीटा इंटू टी, वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो बनेगा u sin थीटा टी माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर, क्योंकि एक यूनिफॉर्म मोशन है, एक एक्सेलरेटेड मोशन है। कल मतलब 1D में हमने वो देखा था कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीड इनटू टाइम, एंड अगर वहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन तो एक्सेलरेशन कंसिडर होगा, वही बात है यहाँ पे। तो इस तरह से वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो उसके बाद में अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम बोलते हैं कि टाइम इंटरवल जितने टाइम के लिए बॉडी स्पेस में थी, तो ये बनेगा 2u sin थीटा बाय जी, एंड इसके साथ ऊपर जाने के लिए टाइम, टाइम ऑफ एसेंट, नीचे आने के लिए टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट, इसको 2 से डिवाइड करेंगे टी को, तो ये मिल जाएगा मतलब u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा बाई जी एंड u sin थीटा अपॉन जी। तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। उसके बाद में मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, जब हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये जो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है उसके लिए इक्वेशन बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ पे फिर से u मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, उसके बाद में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा प्रोजेक्टाइल वो बनेगी हॉरिजॉन्टल रेंज, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज बनेगी r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, या फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके r इक्वल्स टू 2u साइन थीटा इंटू यू कॉस ऑफ थीटा अपॉन जी, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट, तो मेनी एप्लीकेशन में हमें यही सिंप्लीफाइड फॉर्म लगता है, तो आप दोनों रिमेंबर करो। ठीक है, इसके बाद में रिलेशन बिटवीन r एंड h, जो r एंड h होते हैं दे आर रिलेटेड एज r इक्वल्स टू 4h
कॉट ऑफ थीटा। r इक्वल्स टू क्या होगा 4h कॉट ऑफ थीटा। एंड अगर क्वेश्चन में हमें बोला है कि कैपिटल R इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ h है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे एंड एंगल कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4/n। मतलब रेंज कितने टाइम से हाइट के उसके अकॉर्डिंग जो है थीटा चेंज होगा, मतलब थीटा के अकॉर्डिंग वो कंडीशन चेंज होगी। अगेन सेम कंडीशन, अगर हमें रिलेशन चाहिए बिटवीन h एंड t, तो इनका रिलेशन होता है h इक्वल्स टू 1/8 g इंटू टी का स्क्वायर। देखो ये अगर लर्न कर लेंगे रिलेशन तो एकदम कम स्टेप में आंसर आ जाएगा, नहीं भी लर्न करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है ऊपर की जो फॉर्मूले हमने देखे इनके वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट आंसर, बट लिटिल बिट टाइम ज्यादा लगेगा, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है उसका ट्रैजेक्टरी जो है उसका इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। वैसे तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लेकिन इसके अदर फॉर्म भी होते हैं जिसमें से हम जो रिमेम्बर करेंगे वो एक तो x tan थीटा माइनस जी इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एंड इससे भी इंपॉर्टेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ r, मतलब y इक्वल्स टू x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, ये दोनों फॉर्म जो है वो आपको लर्न करने दे आर इम्पोर्टेंट, IMP। तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एंड ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रेंज मैक्सिमम रहेगी, उसके लिए कंडीशन है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा। थीटा इक्वल्स टू 45 से अगर बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें बॉडी की जो रेंज है वो मैक्सिमम मिलती है, एंड ये जो मैक्सिमम रेंज है वो बनेगी u स्क्वायर अपॉन जी। एंड जब रेंज मैक्सिमम होती है तब की हाइट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें आर मैक्स को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये कंडीशंस यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे अप्लाई होती है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड हमें पॉइंट मिलता है कि सपोज टाइम इन विच velocity vector and velocity of projection इसका वेक्टर becomes perpendicular। कितने टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर मिलेंगे, तो उसके लिए टाइम बनता है u अपॉन जी साइन ऑफ थीटा। डायरेक्ट थ्योरेटिकल रिलेशन है जिसको हम एज इट इज याद रखेंगे। एंड जब हमें बोला जाएगा कि प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे विद कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, कॉम्प्लीमेंटरी मतलब एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा रहेगा, जैसे कि पहला 30 है तो दूसरा 90 माइनस 30 मतलब 60 रहेगा। तो उस केस में जो है r फॉर थीटा एंड r फॉर 90 माइनस थीटा ये क्या होती है, सेम होती है, यानी प्रोजेक्टाइल की रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। एंड उससे रिलेटेड अगर हमें टाइम पीरियड का रेशो चाहिए, जैसे टी थीटा अपॉन टी ऑफ 90 माइनस थीटा, तो इनका रेशो होता है इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। उसके सिमिलर अगर टी थीटा का स्क्वायर प्लस टी ऑफ 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, इनको अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इनका स्क्वायर जो है हमें मिलता है इक्वल टू टी स्क्वायर। टी का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इन जनरल। उसके बाद में और एक रिलेशन हमें यहाँ पे मिलता है, रेंज इक्वल्स टू 1/2 इंटू g इंटू टी एट थीटा इंटू टी एट 90 माइनस थीटा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत टाइम बचाएंगे आपको अगर इसमें क्वेश्चंस आ गए। उसी के सिमिलर अगर हमें मैक्सिमम हाइट की कंडीशन दी जाती है h फॉर थीटा अपॉन h फॉर 90 माइनस थीटा अगर है, तो इसमें बस tan थीटा का tan स्क्वायर थीटा बनता है।
इसके बाद में अगर हमें h फॉर थीटा एंड h फॉर 90 माइनस थीटा इनकी एडिशन करके इक्वेशन दिया जाता है तो वो u स्क्वायर अपॉन 2g बनता है। इसके बाद में रेंज जो है r ये बनती है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h फॉर थीटा इंटू h फॉर 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन एप्लीकेबल रहेंगे जब हम प्रोजेक्टाइल को अप्लाई कर मतलब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर प्रोजेक्टाइल को हम स्पेस में प्रोजेक्ट करेंगे एंड उसकी हमें एनर्जी फाइंड करनी है तो एट एनी इंस्टेंट जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो बनेगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू k इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। काइनेटिक एनर्जी के बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन रहेगा k इंटू साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये दोनों भी एनर्जीज कहाँ पे एट हाईएस्ट पॉइंट मतलब मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है इस इक्वेशन का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर नेक्स्ट पार्ट हमें बॉडी की वेलोसिटी के चेंज कैलकुलेट करना है। चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो इन जनरल रिलेशन होता है वो है डेल्टा वी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी इंटू टी इंटू जे कैप। यानी यहाँ पे जे कैप आ रहा है वेलोसिटी ओनली वाई एक्सिस के अलोंग की चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो इसमें जो है अगर हमें हाईएस्ट पॉइंट पे बोलेंगे मतलब स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी बाई 2 इतने टाइम के बाद में चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी तो वो बनेगी माइनस ऑफ यू साइन थीटा इंटू जे कैप। उसके बाद में अगर हमें जब बॉडी रिटर्न आ रही है ग्राउंड के ऊपर स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी दिया जाएगा तो डेल्टा वी इक्वल्स टू बनेगा माइनस ऑफ 2u साइन ऑफ थीटा इंटू जे कैप। तो इस तरह से जो वेलोसिटी का चेंज है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरल एक्सप्रेशन उसका माइनस ऑफ जी टी इंटू जे कैप बाद में एज पर जो भी टाइम दिया है उसको हम पुट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर चेंज इन मोमेंटम बोलेंगे डेल्टा पी तो उसके लिए हम एम इंटू वी करेंगे बस मतलब कि वहां पे माइनस ऑफ एम इंटू जी टी इंटू जे कैप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद और एक पॉइंट कि सपोज प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया है एंड वो सेम हाइट पे एट टाइम t1 एंड t2 है, इस तरह का रिलेशन हमें दिया है तो इस पॉइंट पे जो भी हाइट होगी h ये बनेगी 1/2 इंटू जी t1 t2। 1D में भी हमने सेम फॉर्मूला देखा था बस वहां पे बॉडी स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाती थी स्ट्रेट लाइन में नीचे आती थी। यहाँ पे जो है इंक्लाइन पाथ के अराउंड बॉडी मूव करती है। ठीक है, तो इस तरह की ये वेरियस केसेस है प्रोजेक्टाइल की और इसका एप्लीकेशंस आएंगे जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होगा कि हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे फ्रॉम सर्टेन हाइट, बाकी चेंजेस कुछ नहीं होंगे। जब प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो वहां पे यू एक्स इक्वल्स टू यू बनेगा, यू वाई जीरो रहेगा इनिशियली, बाद में ए एक्स जीरो रहेगा, ए वाई इक्वल्स टू जी रहेगा एंड इसके अकॉर्डिंग हमें जो है वाई इक्वल्स टू ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन मिलेगा जी अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये बनेगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एंड एक बार ये ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन आ गया इसके ऊपर से फिर जो भी अननोन है जैसे x इक्वल्स टू यू टी, वाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर, ये नॉर्मल इक्वेशंस वो एप्लीकेबल होंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के सब क्वेश्चन यही एक फॉर्मूला इससे सॉल्व होता है। ठीक है, इसमें अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो ये बनेगा रूट ऑफ 2h बाई जी मतलब नॉर्मली टाइम जो लगता है 1D में वही एप्लीकेबल है। r इक्वल्स टू बनेगा u इंटू टी मतलब u इंटू रूट ऑफ 2h अपॉन जी।
तो इस तरह से हम टाइम ऑफ फ्लाइट देन जो रेंज होगी हॉरिजॉन्टल रेंज इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट में कंडीशन होती है कि जिसमें हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, मतलब अभी हॉरिजॉन्टल या फिर ग्राउंड में से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते थे, अब जो है प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करने के लिए इस तरह का इंक्लाइन प्लेन आएगा और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करके यहाँ पे प्रोजेक्टाइल चला जाएगा, मतलब अभी जो है ये बनेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इस केस में जो है ये एंगल बनेगा बीटा, बीटा मतलब क्या है, इस प्लेन का इंक्लिनेशन, एंड यहाँ पे अल्फा मतलब बनेगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस केस में जो है हम अब तक ए एक्स को 0 लेते थे, यहाँ पे ए एक्स माइनस जी साइन बीटा बनेगा, इस डायरेक्शन में जो एक्ट होगा वो बनेगा ए एक्स, अपोजिट डायरेक्शन है वेलोसिटी के, इसलिए ये बनेगा माइनस जी साइन बीटा। अभी साइन कहाँ से आ गया, क्योंकि जी जो है डाउनवर्ड एक्ट होगा, बीटा ये एंगल बनेगा, तो ये बनेगा जी कॉस ऑफ बीटा। उसके बाद में ए वाई जो है वो बनेगा माइनस ऑफ जी कॉस ऑफ बीटा, अगेन जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी अपवर्ड है इसलिए माइनस, जो यू एक्स है वो बनेगा यू कॉस अल्फा, जो यू वाई है वो बनेगा यू साइन अल्फा। तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के जो बेसिक कंसिडरेशन है वही चेंज होते हैं इंक्लाइन पाथ पे, कैसे चेंज होते हैं, अल्फा क्या है बीटा क्या है वो अगर याद रखेंगे तो उसके बाद में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है टी वो बनेगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस ऑफ बीटा। देखो फॉर्मूले सेम है, 2u साइन थीटा था 2u साइन अल्फा अपॉन जी लेते थे, जी की जगह पे जी कॉस बीटा। इसके बाद में अगर मैक्सिमम हाइट चाहिए h, तो h बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g कॉस ऑफ बीटा। उसके बाद में अगर हमें रेंज चाहिए तो रेंज बनेगी 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय g इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गई मैक्सिमम हाइट, ये हो गई हॉरिजॉन्टल रेंज। एंड वही अगर अप द प्लेन की जगह पे डाउन द प्लेन अगर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें, मतलब प्रोजेक्टाइल अगर इधर आएगा और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अगर ये बनेगा, तो उसमें केस वही है, ये एंगल बीटा रहेगा, बस ये एंगल अब अल्फा बनेगा। तो यहाँ पे चेंजेस इस तरह से होंगे, ए एक्स बनेगा जी साइन बीटा, ए वाई ये बनेगा माइनस ऑफ जी कॉस ऑफ बीटा। उसके बाद में यू एक्स बनेगा यू कॉस ऑफ अल्फा, यू वाई बनेगा यू साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन चेंज होती है, इसमें हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा t इक्वल्स टू 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g कॉस ऑफ बीटा। उसके बाद में हाइट मिलेगी h इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g कॉस ऑफ बीटा। जो रेंज है, रेंज के लिए एक्सप्रेशन बनेगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय g कॉस स्क्वायर बीटा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ये मैक्सिमम हाइट एंड ये हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो इस तरह के इक्वेशंस हमें मिलते हैं इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। अब इसमें जो है बस आपको याद रखना है कि सपोज ये अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन, इसकी केस हम देख रहे हैं। पहले हमें रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी कंडीशन तो हमने देख ली, बट हमें चाहिए एंगल जिससे क्या होगा, रेंज मैक्सिमम होगी। तो अप द प्लेन है तो वो एंगल रहेगा पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2, एंड डाउन द प्लेन है तो वो रहेगा पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2। उसके बाद में जो मैक्सिमम रेंज हमें मिलती है आर मैक्स, वो बनेगी यू स्क्वायर अपॉन जी इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन बीटा, एंड ये बनेगा यू स्क्वायर अपॉन
g इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ऑफ बीटा, ठीक है। तो ये बनेगी एंगल्स एंड रेंज फॉर मैक्सिमम कंडीशन फॉर इंक्लाइन प्लेन, एंड दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल का पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है, एंड इसके साथ में मोशन इन ए प्लेन के वेक्टर, मोशन इन ए प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल, ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे कवर होते हैं। अब बचे दो पॉइंट्स, जिसमें फर्स्ट वन आता है रिलेटिव मोशन एंड दूसरा आएगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो वो जो दोनों पॉइंट्स है हम कल कंटिन्यू करेंगे। देखो, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ खास सॉल्व एग्जांपल सॉल्व नहीं करने, बस इनको देख लेने। मैंने बोला कि मोशन इन ए प्लेन के 30 के 30 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे मोशन इन ए प्लेन के जितने फॉर्मूले एंड पॉइंट्स मैंने लिख के दिए, ये सारे अच्छे से लर्न करेंगे। एंड उससे पहले वेक्टर जो है, मैंने बोला है कि वन अल्टरनेट क्वेश्चन सॉल्व करना है, उस तरह से इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज संडे है, तो आज सब फुर्सत से निवान से डायमेंशंस 1D एंड 2D जो अब तक हुआ है इसको प्रिपेयर करके वॉइस एंड रिटर्न नोट्स सेंड करो, ठीक है। सो टुमारो एट सेम टाइम वी विल कंटिन्यू डिस्कशन अबाउट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टॉपिक. So enjoy the Sunday. Have a nice day.